हेलो एंड वेलकम टू बुकोपीडिया एक्सप्लेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी रेवोल्यूशनरी बुक जो आपके लव और रिलेशनशिप्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। द मेटाफिजिक्स ऑफ लव, रिटन बाय 19th सेंचुरी के महान जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर। यह बुक शायद प्यार पर लिखी गई सबसे कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग वर्क्स में से एक है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी। चैप्टर 1, प्रेम का महान भ्रम। शोपेनहावर अपनी बुक की शुरुआत एक बेहद बोल्ड स्टेटमेंट से करते हैं। वो कहते हैं कि रोमांटिक लव, जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे प्योर और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मानते हैं, एक्चुअली एक ग्रैंड इल्यूजन है। यह एक इलैबोरेट ट्रिक है जो नेचर ने हमारे साथ खेली है। हम सोचते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए, अपनी सोलमेट को पाने के लिए प्यार कर रहे हैं, लेकिन शोपेनहावर आर्ग्यू करते हैं कि ट्रूथ इससे बहुत अलग और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लव का असली पर्पस अकॉर्डिंग टू शोपेनहावर आपकी इंडिविजुअल हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सोल ऑब्जेक्टिव है स्पीसीज की कंटिन्यूएशन, यानी मानव जाति को आगे बढ़ाना, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। हम बेसिकली नेचर के हैंड्स में पपेट्स हैं और लव वो स्ट्रिंग है जिससे हमें कंट्रोल किया जा रहा है। यह सुनने में बहुत हार्श और सिनिकल लगता है, लेकिन शोपेनहावर अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली बिल्ड करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कोई यंग पर्सन इंटेंसली किसी से प्यार करता है तो वो ये अस्यूम करता है कि ये फीलिंग प्योरली पर्सनल है, कि ये उसका अपना यूनिक एक्सपीरियंस है। लेकिन एक्चुअली ये एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोग्राम है जो हर जनरेशन में रिपीट होता है। हर युग में, हर कल्चर में लोग सेम पैशनेट फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये नेचर का डिजाइन है। शोपेनहावर फर्दर इलैबोरेट करते हैं कि नेचर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट में। नेचर को सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। इसलिए उसने लव को इतना पावरफुल, इतना ओवरवेलमिंग बना दिया है कि कोई भी इससे एस्केप नहीं कर सकता। यह एक बायोलॉजिकल इंपरेटिव है जिसे रोमांटिक पैकेजिंग में रैप किया गया है। इस चैप्टर में शोपेनहावर यह भी पॉइंट आउट करते हैं कि पोएट्स, आर्टिस्ट्स और राइटर्स ने सेंचुरीज से लव को ग्लोरीफाई किया है। उन्होंने इसे डिवाइन बनाया है, सेक्रेड बनाया है। लेकिन यह सब एक्चुअली नेचर के डिसेप्शन का ही पार्ट है। जितना ज्यादा हम लव को रोमांटिसाइज करते हैं, उतना ही आसान होता है हमें इस बायोलॉजिकल ट्रैप में फंसाना। चैप्टर 2, विल टू लाइफ, जीवन की अंधी इच्छा। अब हम पहुंचते हैं शोपेनहावर के फिलॉसफी के कोर कंसेप्ट पर, जिसे वो विल टू लाइफ कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट उनकी पूरी फिलोसॉफिकल सिस्टम का फाउंडेशन है। विल टू लाइफ क्या है? यह एक फंडामेंटल अनकॉन्शियस फोर्स है जो सभी लिविंग बीइंग्स में एग्जिस्ट करती है। यह कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, यह कोई रैशनल चॉइस नहीं है। यह एक ब्लाइंड इरैशनल अर्ज है, बस एग्जिस्ट करने की, सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की। शोपेनहावर एक्सप्लेन करते हैं कि यह विल टू लाइफ सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, ये प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। एक टाइनी बैक्टीरिया से लेकर लार्जेस्ट व्हेल तक सबके अंदर यही फोर्स काम कर रही है। लेकिन ह्यूमंस में ये फोर्स सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म लेती है, और वो फॉर्म है रोमांटिक लव। ये विल कंप्लीटली अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करती है। आप कॉन्शियसली कभी नहीं सोचते कि मुझे अपनी स्पीसीज को प्रोपेगेट करना है। आप ये नहीं सोचते कि मुझे अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करना है। लेकिन यही एग्जैक्टली वो है जो आप कर रहे होते हैं जब आप प्यार में पड़ते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा होता है, रोमांस और हैप्पीनेस के बारे में, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो विल टू लाइफ से कंट्रोल्ड है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एजेंडा फॉलो कर रहा होता है। शोपेनहावर बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह एक स्पाइडर ऑटोमेटिकली जानता है कि वेब कैसे बुननी है, जिस तरह एक बर्ड ऑटोमेटिकली जानता है कि नेस्ट कैसे बनाना है, उसी तरह ह्यूमंस ऑटोमेटिकली जानते हैं कि प्यार कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे होना है। ये लर्न्ड बिहेवियर नहीं है, ये इंस्टिंक्टिव है। ये विल टू लाइफ का प्रोग्राम है जो हमारे जेनेटिक कोड में एम्बेडेड है, और यह विल बेहद पावरफुल है। यह इतनी पावरफुल है कि यह हमारे सारे रैशनल फैकल्टीज को ओवरराइड कर सकती है। यह हमारी सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट को भी ओवरराइड कर सकती है। इतिहास में काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। रोमियो और जूलियट सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। क्यों कोई इंसान प्यार के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देगा? क्योंकि उस मोमेंट में वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ के लिए नहीं जी रहा,
वो स्पीसीज की लाइफ के लिए जी रहा है। शोपेनहावर यह भी एक्सप्लेन करते हैं कि यह विल ब्लाइंड है। इसका कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है, कोई फाइनल गोल नहीं है। ये बस चाहती है कि लाइफ कंटिन्यू करे, बस और बस। ये एक एंडलेस साइकिल है। हर जनरेशन अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करती है और ये चलता रहता है विदाउट एनी अल्टीमेट मीनिंग या पर्पस। यह एक कॉस्मिक जोक है और हम सब इसके विक्टिम्स हैं। चैप्टर 3, अट्रैक्शन का विज्ञान, ऑपोजिट पोल्स का खेल। तीसरे चैप्टर में शोपेनहावर एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। अगर लव सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में है तो फिर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्यों नहीं हम किसी से भी प्यार कर सकते? इसका आंसर शोपेनहावर बहुत साइंटिफिक और डिटेल्ड तरीके से देते हैं। उनका थ्योरी है कि अट्रैक्शन कंप्लीटली रैंडम नहीं है, बल्कि यह एक वेरी कैलकुलेटेड प्रोसेस है जो अनकॉन्शियस लेवल पर हैपन करती है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली एक आइडियल चाइल्ड का ब्लूप्रिंट होल्ड कर रहा होता है, और जब हम किसी पोटेंशियल पार्टनर से मिलते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि इस पर्सन के साथ मिलकर कैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। शोपेनहावर का फेमस प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नेचर एक्सट्रीम्स को डिसलाइक करती है, नेचर बैलेंस चाहती है, एवरेज चाहती है। इसलिए हम नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे एक्सट्रीम क्वालिटीज को न्यूट्रलाइज कर सकें, बैलेंस कर सकें। कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देते हैं। अगर एक पर्सन बहुत टॉल है, अननेसेसरीली टॉल है, तो वो अनकॉन्शियसली एक शॉर्टर पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? ताकि उनकी ऑफस्प्रिंग की हाइट एवरेज हो, बैलेंस्ड हो। अगर एक पर्सन बहुत फेयर स्किन्ड है और दूसरा डार्क स्किन्ड है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचर चाहती है कि चाइल्ड एक मीडियम स्किन टोन के साथ पैदा हो। यही प्रिंसिपल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तक लिमिटेड नहीं है, यह मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी अप्लाई होता है। एक बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन अक्सर एक रैशनल और स्टोइक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक बहुत ज्यादा इंपल्सिव पर्सन एक केयरफुल और कॉशियस पर्सन को अट्रैक्टिव पाता है। एक एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड पर्सन एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन से अट्रैक्ट हो सकता है। शोपेनहावर एक्सप्लेन करते हैं कि यह सब हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना हैपन करता है। आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि मुझे इस पर्सन की स्माइल पसंद है, इसकी लाफ पसंद है, इसकी पर्सनैलिटी पसंद है, लेकिन एक्चुअली आपका अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कैलकुलेशन कर रहा होता है। वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि इस पर्सन के जीन्स मेरे जीन्स के साथ कंबाइन होकर कैसा रिजल्ट देंगे। और यही रीजन है कि समटाइम्स हम ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते। हमारे फ्रेंड्स हमसे कहते हैं कि यह पर्सन तुम्हारे लिए गलत है। हमारे पेरेंट्स अपोज करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दो अलग अलग एजेंडाज फॉलो कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारी पर्सनल हैप्पीनेस देख रहा होता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो ज्यादा पावरफुल है वो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी देख रहा होता है। शोपेनहावर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि जो क्वालिटीज एक परफेक्ट चाइल्ड बनाने के लिए आइडियल हैं, वो क्वालिटीज नेसेसरीली वो नहीं है जो एक हैप्पी मैरिज बनाने के लिए आइडियल है। एक्चुअली ऑफ्टन वो ऑपोजिट होते हैं। इसलिए बहुत बार पैशनेट लव मैरिजेस अनहैप्पी मैरिजेस बन जाती है, क्योंकि जो दो लोग जेनेटिक कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर मिले थे वो डेली लाइफ कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर मिले नहीं थे। चैप्टर 4, भविष्य के बच्चे का अदृश्य ब्लूप्रिंट। चौथे चैप्टर में शोपेनहावर अपनी थ्योरी को और भी डीपर लेवल पर ले जाते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि यह सिर्फ जनरल बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस माइंड में एक वेरी स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट होता है उस आइडियल चाइल्ड का जिसे वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यह ब्लूप्रिंट अनकॉन्शियस है, लेकिन बेहद डिटेल्ड है। इसमें फिजिकल फीचर्स से लेकर मेंटल कैपेबिलिटीज तक सब कुछ शामिल है। और जब हम किसी पोटेंशियल पार्टनर को देखते हैं प्रेम का, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस ब्लूप्रिंट के साथ मैच करता है। अगर मैच हो जाता है तो हमें वो फीलिंग होती है जिसे हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। शोपेनहावर एक्सप्लेन करते हैं कि यह ब्लूप्रिंट कहां से आता है। यह पार्टली हमारे अपने जीन्स से आता है, पार्टली हमारे एनवायरनमेंट से, और पार्टली एवोल्यूशन की मिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री से। हमारे एंसेस्टर्स ने जो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज डेवलप की वो सब हमारे जेनेटिक मेमोरी में स्टोर्ड है, और वो सब इस ब्लूप्रिंट को शेप करती हैं। उदाहरण के लिए, एक मैन अनकॉन्शियसली उन विमेन की तरफ अट्रैक्ट होता है जो साइंस ऑफ फर्टिलिटी और हेल्थ डिस्प्ले करती हैं। यह क्या है? क्लियर स्किन,
सिमेट्रिकल फीचर्स, यूथफुल अपीयरेंस, प्रॉपर हिप टू वेस्ट रेशियो, ये सब बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। लेकिन कोई मैन कॉन्शियसली ये नहीं सोचता, वो बस सोचता है कि यह वुमन ब्यूटीफुल है। ब्यूटी एक्चुअली एक कोड है हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए। सिमिलरली वुमेन अनकॉन्शियसली उन मेन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यह क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ, सोशल स्टेटस, कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, यह सब इंडिकेटर्स हैं कि यह मैन एक गुड प्रोवाइडर होगा। लेकिन कोई वुमन कॉन्शियसली यह नहीं सोचती, वो बस सोचती है कि उसे इस मैन की पर्सनैलिटी पसंद है। शोपेनहावर यहाँ एक बहुत प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि जब दो लवर्स एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और इटर्नल लव की बातें कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो अपने उस अनबॉर्न चाइल्ड की तरफ देख रहे होते हैं जो उनके यूनियन से पैदा होगा। उनकी सारी पैशनेट फीलिंग्स एक्चुअली उस फ्यूचर चाइल्ड के लिए हैं, एक दूसरे के लिए नहीं। ये एक डिस्टर्बिंग थॉट है, लेकिन शोपेनहावर इसे बहुत लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नेचर को कोई इंटरेस्ट नहीं है दो इंडिविजुअल्स के बीच के रिलेशनशिप में। नेचर को इंटरेस्ट है नेक्स्ट जनरेशन में। इसलिए नेचर ने यह सारा इलैबोरेट सेटअप क्रिएट किया है जहां इंडिविजुअल्स को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए प्यार कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो एक थर्ड एंटिटी के लिए काम कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। और यही रीजन है कि कभी कभी लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कंप्लीटली इरेशनल लगते हैं। एक सक्सेसफुल करियर छोड़ देना किसी के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप छोड़ देना किसी नए पर्सन के लिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर चले जाना, ये सब बाहर से देखने पर बेवकूफी लगता है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर विल टू लाइफ ने कैलकुलेट कर लिया होता है कि यह सैक्रिफाइस करना जरूरी है उस आइडियल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। चैप्टर 5, पैशन का नशा और उसकी पावर। 5वें चैप्टर में शोपेनहावर फोकस करते हैं पैशनेट लव की ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी पर। वो पूछते हैं कि यह इंटेंसिटी कहां से आती है, क्यों लव इतना कंज्यूमिंग इमोशन है कि यह एक पर्सन की पूरी लाइफ को टेक ओवर कर लेता है। शोपेनहावर का आंसर है कि यह इंटेंसिटी नेसेसरी है क्योंकि नेचर को इंश्योर करना है कि रिप्रोडक्शन हैपन करे। अगर लव एक माइल्ड प्लेजेंट फीलिंग होती तो शायद लोग इसे इग्नोर कर देते, लेकिन जब लव एक ऑल कंज्यूमिंग पैशन बन जाती है, प्रेम तो इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो डिस्क्राइब करते हैं कि पैशनेट लव की स्टेट में एक पर्सन का पूरा साइकोलॉजिकल मेकअप चेंज हो जाता है, उनकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट थीं वो अब मीनिंगलेस हो जाती हैं। मनी, करियर, एम्बिशन, सोशल स्टेटस, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। सिर्फ एक चीज मैटर करती है और वो है बिलवेड पर्सन को पाना। शोपेनहावर यह भी नोट करते हैं कि पैशनेट लव अक्सर सफरिंग के साथ आती है। वो कहते हैं कि जितना इंटेंस लव होता है उतना ही इंटेंस सफरिंग भी होता है। अनरिक्वाइटेड लव सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस में से एक है। जेलसी, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस, यह सब पैशनेट लव के इनहेरेंट पार्ट्स हैं। लेकिन यह सफरिंग भी नेचर के प्लान का पार्ट है, क्योंकि यह सफरिंग डेमोन्स्ट्रेट करती है कि यह कोई कैजुअल फीलिंग नहीं है, यह समथिंग फंडामेंटल है, समथिंग दैट गोज टू द वेरी कोर ऑफ आवर बीइंग। और यही सब अल्टीमेटली इंश्योर करता है कि लोग इस फीलिंग को सीरियसली लेंगे और उस पर एक्ट करेंगे। शोपेनहावर फेमस लवर्स के एग्जाम्पल्स देते हैं हिस्ट्री से। रोमियो और जूलियट, जो अपने फैमिलीज की राइवलरी के बावजूद एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली अपनी लाइव्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंटनी और क्लियोपेट्रा, जिनका लव एम्पायर को हिला देता है। ये सब एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पैशनेट लव एक फोर्स है जो इंडिविजुअल वेलफेयर से ज्यादा पावरफुल है। और शोपेनहावर आर्ग्यू करते हैं कि यह सब मेक सेंस करता है अगर हम समझें कि यह इंडिविजुअल का इमोशन नहीं है, यह स्पीसीज का इमोशन है। जब रोमियो जूलियट के लिए मरता है तो वो अपने लिए नहीं मर रहा, वो उस पोटेंशियल फ्यूचर के लिए मर रहा है जो उनके यूनियन से क्रिएट हो सकता था। ये साउंड्स एक्सट्रीम, लेकिन शोपेनहावर के फ्रेमवर्क में ये कंप्लीटली लॉजिकल है। चैप्टर 6, ब्यूटी का धोखा, फिजिकल अट्रैक्शन की रियलिटी। छठे चैप्टर में शोपेनहावर एनालाइज करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन और ब्यूटी की कॉन्सेप्ट को। यह एक फैसिनेटिंग एनालिसिस है क्योंकि यह कंप्लीटली डीकंस्ट्रक्ट करती है उन आइडियाज को जो हम ब्यूटी के बारे में होल्ड करते हैं। शोपेनहावर आर्ग्यू करते हैं कि ब्यूटी कोई एब्सोल्यूट या ट्रांसेंडेंट क्वालिटी नहीं है। ब्यूटी एक्चुअली एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। जब हम किसी को ब्यूटीफुल कहते हैं
तो हम एक्चुअली कह रहे होते हैं कि यह पर्सन गुड जीन्स कैरी करता है। चैप्टर हेल्थी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। महान भ्रम। वो सिस्टमैटिकली डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी को ब्रेक डाउन करते हैं। फेशियल सिमेट्री क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि यह सिमेट्री ऑफ्टन जेनेटिक डिफेक्ट्स या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर होता है। क्लियर स्किन क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स ऑफ्टन हेल्थ इश्यूज का साइन होते हैं। शाइनी हेयर क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि यह गुड न्यूट्रिशन और हेल्थ का इंडिकेटर है। फीमेल ब्यूटी के केस में शोपेनहावर नोट करते हैं कि मेन टिपिकली यंग विमेन को ज्यादा अट्रैक्टिव पाते हैं। क्यों? क्योंकि यूथ फर्टिलिटी का इंडिकेटर है। यह साउंड्स हार्श, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर यह मेक सेंस करता है। सिमिलरली सर्टेन बॉडी प्रोपोर्शंस अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल चाइल्ड बेयरिंग की कैपेबिलिटी इंडिकेट करते हैं। मेल ब्यूटी के केस में विमेन टिपिकली टॉल, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट मैन को अट्रैक्टिव पाती हैं। फिर से ये सब बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं। हाइट स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड हेल्थ और एबिलिटी टू प्रोटेक्ट का इंडिकेटर है। कॉन्फिडेंस सोशल डोमिनेंस का इंडिकेटर है, जो रिसोर्सेज सिक्योर करने की एबिलिटी इंडिकेट करता है। शोपेनहावर यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम कॉन्शियसली इन कैलकुलेशंस को नहीं करते। कोई वुमन कॉन्शियसली नहीं सोचती कि इस मैन के ब्रॉड शोल्डर्स मतलब वो फिजिकली स्ट्रांग है, मतलब वो मेरे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर हैपन करता है। कॉन्शियसली वो बस सोचती है कि वो मैन अट्रैक्टिव है। और यही ब्यूटी का ग्रैंड डिसेप्शन है। हम सोचते हैं कि हम एस्थेटिक्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि हम आर्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम बायोलॉजी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम जीन्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि अगर हम ये ट्रूथ एक्सेप्ट कर लें तो ब्यूटी का सारा मिस्टीक, सारा रोमांस, सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है। ब्यूटी सिर्फ एक फंक्शनल क्वालिटी बन जाती है, कुछ भी ट्रांसेंडेंट या स्पिरिचुअल नहीं रहता। चैप्टर 7, शादी के बाद जब जादू टूट जाता है। 7वें चैप्टर में शोपेनहावर एड्रेस करते हैं शायद सबसे पेनफुल रियलिटी, और वो है पैशनेट लव का इवेंचुअल डिक्लाइन। यह एक ऑब्जर्वेशन है जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ट्रू है, लेकिन जिसे कोई ओपनली एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। शोपेनहावर एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंटेंस पैशन कपल को एक साथ लाती है, वो टिपिकली शादी के बाद, स्पेशली चिल्ड्रन के बाद, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है। वो रोज कलर्ड ग्लासेस जिनसे लवर्स एक दूसरे को देखते हैं, वो ग्लासेस इवेंचुअली उतर जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को अपनी एक्चुअल रियलिटी में देखते हैं, सारी फ्लॉज और इम्परफेक्शंस के साथ। यह क्यों होता है? शोपेनहावर का आंसर बहुत क्लियर है, क्योंकि नेचर का पर्पस फुलफिल हो चुका होता है। एक बार कपल मैरिड हो जाती है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, नेचर को उस इंटेंस पैशन की जरूरत नहीं रहती। उसने अपना काम कर लिया। अब वो पैशन एक लायबिलिटी बन सकती है रादर देन अ सेट। और फिर वो सारे ऑपोजिट क्वालिटीज जो इनिशियली दोनों को अट्रैक्ट करते थे, वो अब कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाते हैं। एक पार्टनर को सोशलाइजिंग पसंद है, दूसरे को सॉलिट्यूड। एक पार्टनर स्पेंड थ्रिफ्ट है, दूसरा फ्रूगल। एक पार्टनर इमोशनल है, दूसरा रैशनल। शादी से पहले ये डिफरेंसेस एक्साइटिंग लगते थे, कॉम्प्लीमेंट्री लगते थे। शादी के बाद ये डिफरेंसेस इरिटेटिंग लगते हैं, डिविसिव लगते हैं। शोपेनहावर यहाँ एक बहुत हार्श स्टेटमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी मैरिज जो प्योरली पैशनेट लव पर बेस्ड है, इवेंचुअली डिसअपॉइंटमेंट में एंड होती है, क्योंकि पैशनेट लव का फाउंडेशन ही अनस्टेबल है। यह बेस्ड है एक बायोलॉजिकल इंपेरेटिव पर, नॉट ऑन जेन्युइन कंपैटिबिलिटी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं पैशनेट लव बेस्ड मैरिजेस को उन मैरिजेस से जो फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड वैल्यूज पर बेस्ड होती हैं। उनका ऑब्जर्वेशन है कि लैटर टाइप की मैरिजेस जनरली ज्यादा स्टेबल और सेटिस्फाइंग होती हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो रियलिस्टिक फाउंडेशन पर बिल्ट होती है, नॉट ऑन बायोलॉजिकल इल्यूजन पर। लेकिन आयरनी ये है कि ऐसी रैशनल मैरिजेस कम होती हैं, क्योंकि विल टू लाइफ हमें पैशनेट चॉइसेस की तरफ पुश करती है, नॉट रैशनल वंस। नेचर को स्टेबल मैरिजेस से कोई मतलब नहीं, उसे बस रिप्रोडक्शन से मतलब है, और इसके लिए पैशनेट लव ज्यादा इफेक्टिव टूल है। शोपेनहावर यहां यह भी डिस्कस करते हैं कि यह रियलाइजेशन कि पैशनेट लव इवेंचुअली फेड हो जाती है कितना पेनफुल हो सकता है, क्योंकि हमें यह फील होता है कि हमें धोखा दिया गया है। हमें प्रॉमिस किया गया था इटर्नल लव का, परफेक्ट हैप्पीनेस का, और अब हम खुद को एक ऑर्डिनरी, ऑफ्टन डिफिकल्ट रिलेशनशिप में पाते हैं। यह डिसइल्यूजनमेंट बहुत गहरा हो सकता है। चैप्टर 8, जेलसी, प्रेम का सबूत या स्वार्थ का खेल। 8वें चैप्टर में शोपेनहावर एनालाइज करते हैं जेलसी को, जो लव का एक बहुत कॉमन लेकिन बहुत पेनफुल एस्पेक्ट है।
ट्रेडिशनल रोमांटिक नैरेटिव्स में जेलसी को अक्सर लव की डेप्थ का प्रूफ माना जाता है, लेकिन शोपेनहावर का एनालिसिस बिल्कुल अलग है। वो आर्ग्यू करते हैं कि जेलसी लव नहीं है बल्कि पोजेशन है। यह एक बायोलॉजिकल सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है कि आपका रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो। जब एक मैन अपनी फीमेल पार्टनर को लेकर जेलस होता है तो अनकॉन्शियसली वो इंश्योर कर रहा होता है कि वो किसी और के ऑफस्प्रिंग को रेज न करे। यह पैटर्निटी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली, जब एक वुमन अपने मेल पार्टनर को लेकर जेलस होती है तो वो इंश्योर कर रही होती है कि वो मैन अपने रिसोर्सेज किसी दूसरी वुमन और उसके चिल्ड्रन पर स्पेंड न करे। यह रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड है। हिस्टोरिकली वुमेन और चिल्ड्रन की सर्वाइवल डिपेंड करती थी मेल पार्टनर के रिसोर्सेज पर। शोपेनहावर नोट करते हैं कि मेल और फीमेल जेलसी ऑफ्टन डिफरेंट फॉर्म्स लेती है। मेन टिपिकली ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं सेक्सुअल इनफिडेलिटी से, क्योंकि यह डायरेक्टली पैटर्निटी को अफेक्ट करती है। वुमेन टिपिकली ज्यादा कंसर्न्ड होती हैं इमोशनल इनफिडेलिटी से, क्योंकि यह इंडिकेट करती है कि मैन अपनी इमोशनल और मटेरियल रिसोर्सेज किसी और पर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोनों केसेस में जेलसी का रूट कॉज सेम है। यह पोजेशन और कंट्रोल के बारे में है। ये इंश्योरिंग करने के बारे में है कि आपका बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ये लव के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के बारे में है। शोपेनहावर यह भी पॉइंट आउट करते हैं कि जेलसी कितनी इरेशनल हो सकती है। जेलस लोग ऑफ्टन अपने पार्टनर के इनोसेंट एक्शंस को भी सस्पेक्ट करते हैं। वो पैरानॉइड हो जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बायोलॉजिकल लेवल पर रिस्क बहुत हाई है। अगर आपका पार्टनर रियली अनफेथफुल है तो आपका इंटायर रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी फेल हो सकता है। इसलिए नेचर ने हमें हाइपर विजिलेंट बनाया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग इरेशनल। और यह जेलसी रिलेशनशिप्स में बहुत डैमेज कर सकती है। ये ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती है, इंटीमेसी को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन नेचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर को बस ये इंश्योर करना है कि रिप्रोडक्शन हैपन करे और ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करे। अगर इसके लिए इंडिविजुअल्स को सफर करना पड़े तो सो बी इट। बी चैप्टर 9, क्या कोई उम्मीद है? एस्केप का रास्ता। 9वें और फाइनल चैप्टर में शोपेनहावर एड्रेस करते हैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लव एक बायोलॉजिकल ट्रैप है, अगर हम सब विल टू लाइफ के पपेट्स हैं, तो क्या कोई एस्केप है? क्या हम कुछ कर सकते हैं इससे बचने के लिए? शोपेनहावर का आंसर है क्वालिफाइड यस। हाँ, एस्केप पॉसिबल है, लेकिन ये इजी नहीं है और ये रिक्वायर करता है एक फंडामेंटल शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। शोपेनहावर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि नॉलेज पावर है। अगर आप समझते हैं कि लव कैसे काम करती है, अगर आप समझते हैं कि आपके इमोशंस कहां से आ रहे हैं, तो आप उनसे कम कंट्रोल्ड होंगे। आप ज्यादा कॉन्शियस चॉइसेस ले सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप लव महसूस नहीं करेंगे, आप करेंगे क्योंकि यह बायोलॉजिकल है, लेकिन आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकेंगे उसके लिए जो यह है, एक बायोलॉजिकल अर्ज। और फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि आप इस अर्ज पर एक्ट करना चाहते हैं या नहीं। शोपेनहावर रिकमेंड करते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो पैशन को सोल बेसिस ना बनाएं। कंपैटिबिलिटी देखें, शेयर्ड वैल्यूज देखें, फ्रेंडशिप की पॉसिबिलिटी देखें, क्योंकि पैशन इवेंचुअली फेड होगी, लेकिन यह चीजें रिमेन कर सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिजायर से डिटैचमेंट। शोपेनहावर का ब्रॉडर फिलॉसफी यह है कि सारी सफरिंग डिजायर से आती है। जब तक हम कुछ चाहते रहेंगे, हम सफर करते रहेंगे, क्योंकि या तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी और हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, या हमें वो चीज मिल जाएगी और फिर हम उससे बोर्ड हो जाएंगे और कुछ नया चाहने लगेंगे। इस साइकिल से एस्केप करने के लिए शोपेनहावर रिकमेंड करते हैं आर्ट, फिलॉसफी और कॉन्टेम्पलेशन। जब हम आर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनते हैं, प्रोफाउंड फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो हम टेम्परेरीली अपने इंडिविजुअल डिजायर से ऊपर उठ जाते हैं। हम एक स्टेट ऑफ प्योर कॉन्टेम्पलेशन में एंटर करते हैं जहां विल टू लाइफ का कंट्रोल नहीं है। यह मोमेंट्स फ्लीटिंग हैं, लेकिन यह हमें ग्लिम्स देते हैं एक डिफरेंट वे ऑफ बीइंग का, एक वे जहां हम बायोलॉजिकल इंपरेटिव्स के स्लेव्स नहीं हैं। शोपेनहावर बिलीव करते हैं कि अगर हम इन मोमेंट्स को कल्टीवेट करें तो हम धीरे धीरे विल टू लाइफ की ग्रिप से फ्री हो सकते हैं। अल्टीमेट एस्केप अकॉर्डिंग टू शोपेनहावर है कंप्लीट रिनंसिएशन। यह है बुद्धिस्ट और हिंदू फिलॉसफी के सिमिलर, जहां अल्टीमेट गोल है डिजायर्स का एक्सटिंक्शन। लेकिन शोपेनहावर रियलिस्टिक हैं कि यह पाथ बहुत कम लोगों के लिए है। मोस्ट लोगों के लिए बस अवेयरनेस
और मॉडरेशन ही काफी है। कंक्लूजन क्या है? तो यह थी आर्थर शोपेनहावर की रेवोल्यूशनरी बुक द मेटाफिजिक्स ऑफ लव की डिटेल्ड चैप्टर वाइज समरी। यह एक बुक है जो लव के बारे में हमारे सारे रोमांटिक नोशंस को चैलेंज करती है। यह हमें बताती है कि लव कोई डिवाइन या ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। लेकिन शोपेनहावर का मैसेज पूरी तरह पेसिमिस्टिक नहीं है। हाँ, वो हमें एक हार्श रियलिटी दिखाते हैं, लेकिन वो यह भी बताते हैं कि अवेयरनेस के थ्रू हम इस रियलिटी से डील कर सकते हैं। प्रेम, हम बेटर चॉइसेस ले सकते हैं, हम ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें बुकोपीडिया एक्सप्लेन को, और कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है शोपेनहावर के इन आइडियाज पर। क्या आप अग्री करते हैं उनसे, या आपको लगता है कि लव में कुछ और भी है जो प्योर बायोलॉजी से बियॉन्ड है? हम आपके थॉट्स जानना चाहेंगे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और फैसिनेटिंग बुक की एनालिसिस। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग और कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। यह था बुकोपीडिया एक्सप्लेन। थैंक यू और मिलते हैं अगली बुक एनालिसिस में।